माध्यम से शामिल हुए। ये रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया गया। बता दें कि इस मेले के तहत केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में भर्तियां हो रही है। इस मौके पर पीएम ने कहा, ये मौका नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए दिवाली से कम नहीं है। उन्होंने कहा, रोजगार मेले की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। केंद्र और एनडीए बीजेपी शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके। रोजगार मेले की यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए हैं। लाल डायरी पर हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अशोक गहलोत के काले कारनामों की लाल डायरी है। राजस्थान महिला अपराध की राजधानी बन गया है। ये कैसा राज्य है? राजस्थान जहां पे उनके विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना के 1 किलो पकड़ा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए, एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला। और ये नहीं लाल डायरी हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते लाल डायरी, काले कारनामे की लाल डायरी है गहलोत जी की। और राजस्थान में महिला अपराध की तो राजधानी बन गई देश की। 2 लाख मुकदमे महिला अपराध के हुए, 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, मौत के घाट उतार दिया गया। ये कैसा राज्य है? पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी द्वारा गिरफ्तारी और राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन किए जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का डर है, जिस वजह से वो ईडी और सीबीआई के जरिए छापेमारी करवा रही है। हारने की डर है। 5 राज्यों के चुनाव भी हार रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। ये हारने की डर से ये बौखला गए हैं और ईडी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन मैं ये एजेंसी को बताना चाहता हूं, भाई आपकी प्रतिष्ठा तो पूरी खत्म कर दी है, लेकिन 2024 के बाद जिसने गलत काम किया है, वो चाहे अफसर हो या कोई भी हो, उनको भी जेल जाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। सबको जेल जाना पड़ेगा जिसने गलत काम किया है। मैं आपको यहां दावे के साथ बोलता हूं। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण रात 1:04 पर लगेगा और 40 मिनट तक चलेगा। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए 9 घंटे पहले मंदिरों के दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा। रामलला के दर्शन भी भक्त कल सुबह कर सकेंगे। रामलला के पुजारी ने कहा कि इस बार कई जगहों पर भूकंप आने और तूफान आने की आशंकाएं हैं। साल का आखिरी ग्रहण आज 28 तारीख को जो वेद है सूतक है वो सायंकाल 4:04 पर लग जाएगा। उसके बाद जितने भी धार्मिक कार्य बंद हो जाएंगे और मंदिर का भी कपाट बंद हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएंगे सब। उसके बाद में ग्रहण लगेगा रात में 1:04 पर और ग्रहण मोक्ष होगा 1:44 पर। इस ग्रहण को 28 और 29 दोनों दिनों में जोड़ा जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट पड़े। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। साथ ही बिना किसी रुकावट के गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील भी की गई, जिसमें पानी, बिजली और वस्तुओं के वितरण को फिर से शुरू करना शामिल है। इजराइल अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुका है। हालांकि वो ये कहने से बच रहा है कि वो गाजा में घुसकर सैन्य ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन इस बीच में ईरान, चीन, अमेरिका और रूस एक्शन में है और इन 4 मुल्कों का एक्शन तीसरे विश्व युद्ध की टेंशन देने लगा है। सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमले के बाद एक साथ 2 ठिकाने खाक में मिल गए। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के इस हमले से ईरान और अमेरिका में ठन गई है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लड़ाकू विमान अचानक अमेरिका के विशाल बॉम्बर के सामने आ गया। दोनों के बीच का फासला सिर्फ 10 फीट रह गया था। फिर क्या हुआ? क्या अमेरिका के बॉम्बर से भिड़ गया चीन का लड़ाकू विमान या दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ? इसे आगे तफसील से बताएंगे और इस भिड़ंत का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ऐसा कर चीन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से लड़ने को तैयार बैठा है। सवाल है, क्या अगर अमेरिका इजराइल के साथ जंग में कूदा तो चीन भी युद्ध में अमेरिका के खिलाफ कूद पड़ेगा? क्योंकि चीन की सेना का दावा है कि बस एक ऑर्डर आएगा और चीन के लड़ाकू विमान ऐसे ही अमेरिका के विमानों से टकराने निकल पड़ेंगे। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस पहुंचा। हमास का प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में मॉस्को का दौरा कर रहा है जब इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने में लगा है। हमास की तरफ से रूस में हुई इस मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई हैं। आगे बढ़ें। इससे पहले इस तस्वीर में दिख रहे लोगों को जान लीजिए। बाएं से पहले है बस्सेम नईम। नईम हमास के इंटरनेशनल रिलेशन हेड है। दूसरे हैं मिखाइल बोगदानोव। ये रूस के उप विदेश मंत्री हैं, मिडिल ईस्ट में पुतिन के विशेष दूत हैं। तीसरे शख्स का नाम है मौसा अबू मरजौक। ये हमास पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि यह नया गठबंधन अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। रूस, ईरान और हमास अगर एक साथ मिलकर अमेरिका के ठिकानों पर हमला करते हैं तो अमेरिका के पलटवार से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने ठिकानों पर हो रहे हमलों का बदला अमेरिका कैसे लेता है, इसकी एक झलक अमेरिका के इन हवाई हमलों में मिलती है। अमेरिका का पहला हवाई हमला, अमेरिका का दूसरा हवाई हमला, अमेरिका का तीसरा हवाई हमला। अमेरिका ने ऐसे लिया है अपने सैनिकों पर हमले का बदला। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान समर्थित 2 मिलिशिया ठिकानों पर बमबारी कर युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद एक बार अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इसी महीने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में अमेरिका के 24 सैनिक जख्मी हो गए। एक की जान चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ऐसा पलटवार शुरू किया है जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
इजराइल हमास से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गाजा पर हमले किए। उत्तरी गाजा में हमास के 150 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हमास के 150 अंडरग्राउंड ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। मॉस्को में जहां हमास की मीटिंग चल रही है, वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस पर अमेरिका जवाबी हमले भी करने लगा है। और इसके अलावा इंडो पैसिफिक थिएटर में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़का सकती हैं। सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला करके अमेरिका ने ईरान को बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता है और आगे की शत्रुता में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका की सेना के खिलाफ ये ईरानी समर्थित हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। ईरान अपना हाथ छिपाना चाहता है और हमारी सेनाओं के खिलाफ इन हमले में अपनी भूमिका से इनकार करना चाहता है। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और जरूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने इस हमले को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमानों से अंजाम दिया है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उन्हीं ठिकानों पर बारूद बरसाए हैं जिनका इस्तेमाल हाल में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया। अमेरिका की तरफ से यह हवाई हमला इराक की सीमा पर सीरिया के शहर अबू कमाल के पास किया गया। अमेरिका का दावा है कि यहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने हथियारों और गोला बारूद का डिपो बना रखा है। इसके काफी नजदीक अमेरिका का एक अहम ठिकाना भी मौजूद है, जिसे हाल में कई हमलों में निशाना बनाया गया है। इजरायल हमास युद्ध के फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर हमलों की वारदात बढ़ गई है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऐसे ही हवाई हमले पर उतर गया तो पूरा खाड़ी धधक उठेगा। सीरिया में हमले के बाद दक्षिणी लेबनान का नंबर आ सकता है। दक्षिणी लेबनान के साथ साथ इराक और यमन में भी अमेरिका पलटवार कर सकता है। हाल में अमेरिकी बेस पर कम से कम 12 हमले किए गए। इन हमलों में 21 अमेरिकी नागरिक घायल हुए। इराक में अमेरिका के बेस अल असद और सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने यह हमला किया था। अमेरिका का कहना है कि आज किया गया हमला उसी का जवाब है। पेंटागन के मुताबिक इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के बेस पर दर्जनों हमले किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 17 अक्टूबर को इराक में अमेरिका के बेस अल असद पर हमला हुआ। 17 अक्टूबर को इराक में ही अमेरिका के अल हरीर एयर बेस पर हमला हुआ। 18 अक्टूबर को सीरिया में अल तनफ गैरिसन में ईरान से जुड़े संगठनों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर को सीरिया में अल उमर ऑयल फील्ड बेस पर हमला हुआ। वहीं इराक में एरबिल एयरफोर्स पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इन्हीं हमलों के जवाब में अब अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए उतार दिया है। हमले का असर ईरान की बौखलाहट में साफ साफ नजर आया। वहीं तनाव का तीसरा एपिसेंटर दक्षिण चीन सागर बना, जहां अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान भिड़ते भिड़ते बचे। अमेरिका का दावा है कि चीन का विमान J-11 अमेरिकी विमान से टकराते टकराते बचा। इस भिड़ंत के वीडियो को जारी कर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से चीनी विमान पीछे से आकर अमेरिका के B-52 के करीब पहुंच जाता है। चीन का लड़ाकू जेट B-52 बम वर्षक विमान के 10 फीट से भी ज्यादा करीब आ गया था। चीन के लड़ाकू पायलट की ऐसी हरकतों की वजह से दोनों ही जहाज के आपस में टकराने की आशंका बढ़ गई थी। इस करीबी मुठभेड़ को पेंटागन ने आक्रामक करार दिया है। एक तरफ चीन से अमेरिका की भिड़ंत, दूसरी ओर अमेरिका का सीरिया में ईरान समर्थित बेस पर हमला। साथ ही साथ हमास के प्रतिनिधिमंडल का रूस पहुंचना और इजरायल हमास के बीच युद्ध का और बारूदी होना संकेत साफ है। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और ईरान की घेरेबंदी और बढ़ती जा रही है, जिसका असर इजरायल हमास युद्ध में साफ साफ दिख रहा है।
पंजाब पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। बीकेआई संगठन के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। इस संगठन का पूरा नाम बब्बर खालसा इंटरनेशनल है। पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करता ये ग्रुप 6 पिस्टल और 275 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकी त्योहारों के दिनों में टारगेट किलिंग कर पंजाब का माहौल खराब करने की फिराक में थे। तो पंजाब पुलिस ने एक आतंकवादी मॉड्यूल को एक्सपोज किया है। बताया जा रहा है पाकिस्तान से हथियार तस्करी करते थे। इनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। त्योहारों के समय बड़ी वारदात को फिराक देने वाले थे। यह खबर करौली से है। अवैध आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्टून में रखे 766 किलो अवैध पटाखे जब्त किए गए। 10 लाख रुपए बताई जा रही है पटाखों की कीमत। बिना लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था के पटाखे रखे गए थे। अवैध पटाखे रखने के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। तो गैरकानूनी तरीके से जो पटाखे रखे गए थे उनको शिकायत के बाद पुलिस ने जब्त कर लिया है। इनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एआईएमआईएम ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से अब तक अखिलेश के नहीं मिलने जाने पर सवाल उठाया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि एसपी को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी की गोद में बैठकर खेलने का काम कर रही है। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरे आप खड़े रहो। समाजवादी पार्टी परिवार का कोई सदस्य या समाजवादी पार्टी का कोई कद्दावर नेता या समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव अब तक जेल में क्यों नहीं गए, उसके पीछे बहुत ठोस कारण है। समाजवादी पार्टी को अब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, न उसके वोट बैंक की कोई उससे चिंता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके खेलने का काम कर रही है। तो प्रयागराज यूपी से एमआईएम की तरफ से ये बयान सामने आया है। एमआईएम ने आरोप लगाया है कि सपा नेता आजम खान के जेल में जाने के बाद में सपा पार्टी के मुखिया या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है वो उनसे मिलने के लिए जेल में नहीं गए हैं, अब तक नहीं गए हैं। और साथ ही एमआईएम ने यह भी आरोप लगाया कि सपा को अब मुस्लिम वोटों से कोई लेना देना नहीं है। – 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में फूट साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कई दिनों तक खींचतान के बाद अब समाजवादी पार्टी ने महान दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एसपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस का लक्ष्य बीजेपी को हराने की जगह कुछ और है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रयास किया था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट उनको दे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोगों का है। कांग्रेस का लक्ष्य कुछ और है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में महान दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जारी पहली उम्मीदवारों की सूची में जोधपुर से शहर विधानसभा से डॉक्टर अजय त्रिवेदी को प्रत्याशी घोषित किया गया। अजय त्रिवेदी कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक रहे हैं और लगातार कांग्रेस और अशोक गहलोत के विश्वस्त लोगों में गिने जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों में शुमार अजय त्रिवेदी ने 2008, 2013, 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। त्रिवेदी पिछले लंबे समय से कांग्रेस में अनदेखी से नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने आरएलपी का दामन थाम लिया। तमाम मुद्दों पर बात की न्यूज 18 राजस्थान के जोधपुर संवाददाता रंजन दबे ने। आरएलपी की सूची जारी हुई है और सूची जारी होते ही एक बड़ा खेला हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, प्रखर वक्ता के रूप में शुमार अजय त्रिवेदी आरएलपी शहर जोधपुर से अब उम्मीदवार होने जा रहे हैं। सूची में नाम आया है, बहुत कुछ बातें हैं ऐसी जो कि राज के रूप में छुपी है। क्या कुछ है अब, क्योंकि अभी तक अजय त्रिवेदी को हमने कांग्रेस के पक्ष को उजागर करते हुए देखा है और अब वही अजय त्रिवेदी विपक्ष में।
विपक्ष तो है ही है, पर मैं समझता हूं कि यहाँ पे भी मैं मेरे पक्ष को ही ज्यादा मान सम्मान दूंगा। मैं किस पक्ष के साथ में काम करूंगा अपनी पार्टी के लिए, मैं किस रूप में अपना पक्ष रखूंगा, मेरा कार्य का जो है प्रक्रिया वो यही रहेगी। रहा सवाल मैंने माइग्रेट क्यों किया, अभी मुझे किसी ने कहा था कि आप छोड़ के गए, मैंने कहा छोड़ा नहीं, मैंने माइग्रेट किया है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि बेहतर अवसर की तलाश, मानव एक साधारण ह्यूमन बीइंग है, सोशल क्रीचर जिसको कहते हैं, तो एक इच्छा रहती है उसकी कि कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा नहीं हो, परंतु कहीं न कहीं वो पदोन्नति की चाह रखता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।